So we'll start with most important topic of this chapter. साउंड चैप्टर का सबसे important topic है डॉपलर इफेक्ट. डॉपलर इफेक्ट हम लोग साउंड में देखेंगे और लाइट के लिए जब आएगा तब देखेंगे. फॉर योर सिलेबस डॉपलर इफेक्ट इन लाइट नहीं है, यू जस्ट हैव टू स्टडी डॉपलर इफेक्ट इन साउंड. अभी डॉपलर इफेक्ट क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं, और ये आप हर दिन रियल लाइफ में एक्सपीरियंस भी करते हो, तो यू ऑलरेडी हैव एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ इफेक्ट. सिर्फ पता नहीं है इसको डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अभी इन दिस सिचुएशन यू आर सिटिंग इनसाइड दिस क्लासरूम, मतलब यू आर स्टेशनरी और यू आर नॉट अलाउड टू मूव. इमेजिन एक गाड़ी आ रहा है हॉर्न ब्लो करते करते. व्हाट विल यू एक्सपीरियंस इज, जैसे जैसे वो गाड़ी हॉर्न ब्लो करते करते आपके तरफ आ रहा है, मतलब सोर्स इज अप्रोचिंग यू, तो साउंड का जो हॉर्न का जो साउंड है उसका जो इंटेंसिटी है, उसका जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या होता है, बढ़ जाता है. और वही गाड़ी जब आपको क्रॉस करके गया तो व्हाट डू एक्सपीरियंस इज, वही हॉर्न वही गाड़ी उसका फ्रिक्वेंसी क्या हो गया, कम हो गया. बट इन रियलिटी जो साउंड वेव जनरेट हो रहा था उसका फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट था. मतलब ये गाड़ी वाले ने जानबूझ के ऐसा नहीं किया आपको परेशान करने के लिए कि हम उसके पास में जा रहे हैं तो हॉर्न बढ़ा दो. वो हॉर्न नहीं बढ़ा रहा है, इट इज जस्ट बिकॉज देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन यू एज अ लिसनर एंड दैट व्हीकल एज अ सोर्स. तो जब भी लिसनर और सोर्स व्हेन दे आर इन रिलेटिव मोशन, अब रिलेटिव मोशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हो सकता है लिसनर मतलब आप स्टेशनरी हो और सोर्स इज मूविंग. ऐसा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, सोर्स इज स्टेशनरी एंड लिसनर इज मूविंग. फॉर एग्जाम्पल, क्लास के बाद घर पे जाओगे, कहीं पे एक बड़ा सा स्पीकर लगा हुआ है, वो स्पीकर अपने जगह पे ही है, मतलब क्या, सोर्स इज स्टेशनरी बट यू आर मूविंग, तो लिसनर इज मूविंग. या ऐसा भी हो सकता है बोथ आर मूविंग. तो इसलिए वेन एवर वन ऑफ दीज टू, सुनने वाला और बोलने वाला, लिसनर एंड सोर्स, दोनों में से कोई भी एक कम से कम अगर मोशन में हो, मतलब डिस्टेंस चेंज हो रहा हो, डिस्टेंस कम होगा तो फ्रिक्वेंसी आपको ज़्यादा सुनाई देगा, और डिस्टेंस अगर बढ़ रहा होगा तो फ्रिक्वेंसी कम सुनाई देगा. तो ये याद रखना, दो ही पॉइंट है. इफ यू रिमेंबर दीज टू पॉइंट्स, इफ द डिस्टेंस is decreasing, the frequency is higher, increasing, and if the distance is increasing, frequency is decreasing. जब डिस्टेंस कम होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव अप्रोच. क्या बोलते हैं? और जब डिस्टेंस बढ़ता है इसको बोलते हैं रिलेटिव रिसीड. रिलेटिव रिसीड, बराबर, क्लियर. ये आपने रेलवे स्टेशन पे भी नोटिस किया होगा. इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म और ट्रेन आ रहा है, तो ट्रेन का जो हॉर्न होता है, बाय द वे ट्रेन जो फ्रिक्वेंसी इमिट करता है उसको पिच बोलते हैं, पिच. तो फ्रिक्वेंसी का और एक नाम है पिच. तो ट्रेन का जो फ्रिक्वेंसी है हॉर्न का, वो आपको बढ़ते हुए सुनाई देगा, और जब वो क्रॉस करके गया तो वही फ्रिक्वेंसी आपको कम सुनाई देगा. तो दिस रिलेटिव चेंज, रिमेंबर दिस एपरेंट चेंज इन फ्रिक्वेंसी. अब एपरेंट वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था. एपरेंट कहाँ बताया था, यहाँ पे एपरेंट ये वर्ड बताया था मैंने आपको. एपरेंट वर्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में कहीं यूज किया था. एपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन, कहाँ पे, पैराडॉक्स मेथड. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपरेंट, जो दिखता है लेकिन रियलिटी में होता नहीं है. सो द एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड लिसनर इज कॉल्ड एज डॉपलर इफेक्ट. एपरेंट चेंज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो साउंड का फ्रीक्वेंसी था रियलिटी में वो चेंज नहीं हुआ है. आपको ज्यादा या कम सुनाई दे रहा है ओनली बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन, ओनली बिकॉज या तो लिसनर मूविंग है या फिर सोर्स मूविंग है या फिर दोनों मूविंग है. तो डॉपलर इफेक्ट डिफाइन कैसे करोगे, बहुत सिंपल है. हाउ डू यू डिफाइन डॉपलर इफेक्ट, व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट? डॉपलर इफेक्ट इज रिलेटिव चेंज या फिर एपरेंट चेंज. तो डॉपलर इफेक्ट व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट? इट इज एपरेंट चेंज. Doppler effect is the apparent change, this word is the most important word here. It is the apparent change. रियलिटी में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुआ, आपको ज्यादा या कम सुनाई दिया बिकॉज ऑफ द मोशन बिटवीन द लिसनर एंड द सोर्स. सो डॉपलर इफेक्ट इज द apparent change in the frequency of sound, in the frequency of sound.
क्योंकि हम डॉपलर इफेक्ट इन साउंड देख रहे हैं एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन किस किस में बिटवीन द सोर्स एंड द लिसनर अब अगर मैं बोलते बोलते इफ आई कम टूवर्ड्स यू तो आप भी एक्सपीरियंस करोगे मेरा आवाज बढ़ते जा रहा है, और अगर बोलते बोलते मैं दूर रहूं तो भी एक्सपीरियंस करोगे कम होते जा रहा है. So that is a relative change in the apparent change in the frequency due to motion between listener and source. तो ये जो डॉपलर इफेक्ट है, we study डॉपलर इफेक्ट under 3 conditions. So Doppler effect can be studied under 3 conditions. कौन से 3 conditions? पहला कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, लिसनर इज स्टेशनरी बट द सोर्स इज मूविंग. जैसे आपका केस, अभी आप इस क्लास में बैठे हो और अगर बाहर से कोई गाड़ी क्रॉस हुई हॉर्न बजाते बजाते, तो यू आर लिसनर, मतलब यू आर स्टेशनरी बिकॉज आई विल नॉट लेट यू मूव. तो लिसनर इज स्टेशनरी एंड द सोर्स इज मूविंग. नंबर 2, सोर्स इज स्टेशनरी बट द लिसनर इज मूविंग. फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी चलाते चलाते जा रहे हो और आप लिसनर हो और कहीं पे एक स्पीकर लगा हुआ है, दैट इज सोर्स ऑफ साउंड. वो स्पीकर स्टेशनरी है, मतलब सोर्स इज स्टेशनरी है बट यू आर मूविंग. सो सोर्स इज स्टेशनरी बट द लिसनर इज मूविंग. और लास्टली, both are moving. Both the source and listener are moving. अब है तो 3 कंडीशन, लेकिन फॉर्मूला 8 बनते हैं, 8 फॉर्मूलाज. और 8 फॉर्मूलाज याद रखना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, सिर्फ अच्छे से समझना पड़ेगा. अब बोला कि 8 कैसे बन गए. अगर मैं लिसनर को स्टेशनरी करता हूँ, जैसे आप लिसनर और स्टेशनरी हो, इसमें 2 केसेस है. सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स यू, और जब भी सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स यू, डिस्टेंस जब कम होता है, इफ डिस्टेंस डिक्रीजेस तो उसको बोलते हो रिलेटिव अप्रोच. इफ डिस्टेंस डिक्रीजेस उसको क्या बोलते हो? इट इज सेड टू बी रिलेटिव अप्रोच. अप्रोच करना मतलब पास में जाना. एंड इफ द डिस्टेंस इंक्रीजेस उसको क्या बोलोगे? रिलेटिव रिसीड. इफ द डिस्टेंस इंक्रीजेस इट इज सेड टू बी रिलेटिव रिसीड. दूर जाना. तो अभी मैंने बोला 8 केसेस है, अभी 8 फॉर्मूला है. कैसे 8 फॉर्मूला है? ये जो पहला कंडीशन है इसमें 2 केस बनते हैं. हु इज स्टेशनरी? लिसनर. तो सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स, ये एक केस, एंड सोर्स इज मूविंग अवे, ये दूसरा केस. तो 2 फॉर्मूला यहाँ बन गए. हु इज स्टेशनरी? सोर्स इज स्टेशनरी, लिसनर इज मूविंग. सोर्स इज स्टेशनरी, लिसनर मूविंग टूवर्ड्स, लिसनर मूविंग अवे. ये 2 केस और बन गए, तो 4 हो गए. उसके बाद बोथ सोर्स एंड लिसनर आर मूविंग, इसमें 4 केसेस है. कैसे 4 केसेस है? बोथ लिसनर एंड सोर्स आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर. हो गया, ये हो गया. और 2. अब इमेजिन लिसनर, सुनने वाला, वो सोर्स को फॉलो कर रहा है. सुनने वाला सोर्स को फॉलो कर रहा है. शादी में बारात में जब जाते हो, तुम लिसनर हो, आगे डीजे है, वो सोर्स है, और तुम वो म्यूजिक पे सुन के नाच रहे हो और तुम उसके पीछे जा रहे हो. तो लिसनर फॉलोइंग सोर्स, राइट. फिर बोला अरे बहुत लाउड साउंड है, मेरे को नहीं चाहिए. तुम डीजे के आगे चले गए. तुम लिसनर हो, तुम आगे हो, सोर्स तुम्हारे पीछे है. तो फिर ये भी हो सकता है सोर्स फॉलोइंग लिसनर, राइट. तो ये 4 केसेस बनते हैं. बोथ मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, बोथ मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, लिसनर फॉलोइंग सोर्स एंड सोर्स फॉलोइंग लिसनर. तो टोटल 8 केसेस है. गुड. अभी 8 के 8 केसेस हम डिराइव तो नहीं कर सकते, बट हम लोग 2 केस डिराइव करेंगे. बाकी के सारे केसेस का फॉर्मूला याद कैसे रखते हैं, दैट आई विल टेल यू.
तो वी विल डिराइव पहले कंडीशन में से एक केस, लिसनर इज स्टेशनरी एंड द सोर्स इज मूविंग। इसमें हम लोग डिराइव करेंगे लिसनर इज स्टेशनरी, सोर्स इज मूविंग अवे। तो पहला, तो फर्स्ट केस इज, देखो वहां पे आपको नोट्स में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पहला केस, सोर्स इज मूविंग एंड लिसनर इज, हाँ सिर्फ उसमें ऐसा लिखना चाहिए था, सोर्स इज मूविंग अवे। तो सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी लिसनर, वो वैसे थ्योरी में लिखा ही है, फ्रॉम स्टेशनरी लिसनर, वो लिखा है उसमें, टाइटल में नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। अब बिफोर आई स्टार्ट डिराइविंग, थोड़ा डेरिवेशन हैवी है, इसका डेरिवेशन थोड़ा टफ जाएगा। और ये एक जिसमें कौन स्टेशनरी है, लिसनर, और कौन मूव हो रहा है, सोर्स, और आपने क्या बोला, सोर्स इज मूविंग अवे। अवे मतलब डिस्टेंस बढ़ना। तो एक केस हम लोग डिस्टेंस कम वाला भी लेंगे, कौन सा लेंगे, सोर्स इज स्टेशनरी, लिसनर इज मूविंग टूवर्ड्स। तो एक केस में हम लेंगे लिसनर स्टेशनरी, सोर्स मूविंग अवे, क्योंकि सोर्स मूविंग अवे था। तो दूसरे केस में हम उल्टा ले लेंगे, सोर्स इज स्टेशनरी एंड लिसनर इज मूविंग टूवर्ड्स। तो एक केस आपका हो जाएगा रिसीड वाला और एक हो जाएगा अप्रोच का। एक केस हो जाएगा जिसमें सोर्स स्टेशनरी, लिसनर मूविंग है, और एक केस हो जाएगा आपका जिसमें लिसनर स्टेशनरी एंड सोर्स इज मूविंग। अब ओवरऑल जो भी डेरिवेशन हमको करना है या जो भी फॉर्मूला हमको लिखना है, उसमें कुछ पैरामीटर आपको बाय डिफॉल्ट पता होने चाहिए। जैसे व्हाट इज वी, वी को हम यूज करते हैं फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। उसके बाद अगर लिसनर मूविंग है, तो लिसनर मूविंग है तो उसका स्पीड होगा VL, तो दिस इज स्पीड ऑफ लिसनर। अगर मूविंग है तो, अगर मूविंग नहीं है तो जीरो हो जाएगा ये। सोर्स मूविंग है तो VS यूज करेंगे हम किसके लिए, स्पीड ऑफ सोर्स, और अगर सोर्स स्टेशनरी है तो VS की वैल्यू हो जाएगी 0। उसके बाद जो रियल फ्रीक्वेंसी था, जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी था इमिटेड बाय द सोर्स, उसको हम लोग बोलेंगे N0, विच इज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। अब ये भी समझ लो, अगर लिसनर में और सोर्स में रिलेटिव मोशन नहीं है, विच इज द केस राइट नाउ, यू आर लिसनर, यू आर नॉट मूविंग, आई एम सोर्स, आई एम नॉट मूविंग, तो जो फ्रीक्वेंसी मैंने एज अ सोर्स इमिट किया दैट इज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, और जो तुम सुन रहे हो वो भी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है। मतलब जब मोशन नहीं हो तो उस केस में एपरेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब जो लिसनर सुनता है उसको क्या बोलते हो, एपरेंट, और जो सोर्स ने इमिट किया उसको क्या बोलते हो, एक्चुअल। अगर दोनों के दोनों सोर्स एंड लिसनर स्टेशनरी हो, तो जो फ्रीक्वेंसी सोर्स ने इमिट किया वही फ्रीक्वेंसी लिसनर को सुनाई दे रहा है। लेकिन इफ देयर इज मोशन बिटवीन दीज टू, तो लिसनर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपरेंट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे, एपरेंट फ्रीक्वेंसी, राइट। और जो भी टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड, यू नो टाइम पीरियड, यू शुड रिमेंबर, जब तुम वेव्स की बात करो टाइम पीरियड का मतलब पता होना चाहिए। टाइम पीरियड इज अ टाइम टेकन बाय द पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, या फिर यू कैन आल्सो से, अगर आपको याद होगा, वो याद होना चाहिए वैसे, जिस मीडियम में से पार्टिकल, सॉरी, जिस मीडियम में से वेव पास होता है उसके पार्टिकल क्या करते हैं, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन के लिए जितना टाइम लगता है उसको क्या बोलते हो, टाइम पीरियड। जितने टाइम में पार्टिकल ने एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया, उतने ही टाइम में वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वन वेवलेंथ, और वन वेवलेंथ डिस्टेंस कवर करने के लिए जो टाइम लगता है उसको भी क्या बोलते हो, टाइम पीरियड। तो जो रियल टाइम पीरियड था, एक्चुअल टाइम पीरियड था, उसको हम डिनोट करेंगे T0 से, एक्चुअल टाइम पीरियड। और जो हमने मेजर किया उसको बोलेंगे एपरेंट टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे उसको, एपरेंट टाइम पीरियड, राइट। और भी क्या क्या लग सकता है, वेवलेंथ, व्हाट इज वेवलेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव, हाँ क्रेस्ट एंड ट्रफ सही बात है, लेकिन तुम यहाँ साउंड वेव की बात कर रहे हो, तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस। तो जो एक्चुअल वेवलेंथ इमिट हुआ है उसको λ0 बोल देंगे, अगर लगेगा तो यूज करेंगे, नहीं तो नहीं यूज करेंगे। ये वेवलेंथ मैं यूज नहीं करने वाला हूँ फॉर्मूला में, फिर क्यों लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कभी कभी वेवलेंथ फाइंड करने के लिए बोल देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, हर बार आपको फ्रीक्वेंसी पूछेंगे ऐसा नहीं होता है। मे बी दे विल आस्क यू व्हाट इज द वेवलेंथ,
तो एक्चुअल वेवलेंथ को लैम्डा 0 बोलूंगा मैं और एपरेंट वेवलेंथ को लैम्डा बोल दूंगा। तो अभी थ्रू आउट पूरा आज का लेक्चर ये नोटेशंस बाय डिफॉल्ट यही यूज होने वाले हैं। वी लिखा मतलब इट इज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, वी एल लिखा इट इज स्पीड ऑफ लिसनर, वी एस लिखा इट इज स्पीड ऑफ सोर्स, एन नॉट लिखा, एन जीरो लिखा तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, एन लिखा तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी, टी जीरो लिखा तो एक्चुअल टाइम पीरियड और टी लिखा तो एपरेंट टाइम पीरियड और लैम्डा जीरो लिखा तो एक्चुअल वेवलेंथ और अगर लैम्डा लिखा तो एपरेंट वेवलेंथ। यहाँ तक क्लियर? गुड। देन और थोड़ा सा जो नोट्स मैंने दिए हैं वो मैंने टेक्स्ट बुक में से ही लिखा है उसमें, और जानबूझ के भी लिखा है क्योंकि टेक्स्ट बुक का थोड़ा सा समझाने का तरीका अलग होता है। ये कौन सा वेव है? साउंड वेव। साउंड वेव में क्रेस्ट ट्रफ होता है कि कंप्रेशन रेयरफैक्शन होता है? वेरी गुड। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर कंप्रेशन दिखाना है तो मुझे हर बार ऐसा दिखाना पड़ेगा, रेयरफैक्शन के लिए ऐसा दिखाना पड़ेगा, राइट? तो वो ड्रॉ करने का प्रॉब्लम होता है। तो टेक्स्ट बुक में क्या करते हैं, कंप्रेशन को क्रेस्ट दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? क्रेस्ट। और इसको क्या दिखाते हैं? ट्रफ। तो क्रेस्ट मतलब कंप्रेशन और ट्रफ मतलब रेयरफैक्शन। तो नोट्स में जहां जहां पे क्रेस्ट लिखा है वो है कंप्रेशन। कौन है वो? कंप्रेशन, राइट? तो जहां भी तुमको क्रेस्ट दिखा तो समझ लेना वो कंप्रेशन है। इट इज डन ओनली बिकॉज ये बार बार कंप्रेशन रेयरफैक्शन ड्रॉ करना प्रॉब्लमैटिक है। क्रेस्ट ट्रफ दिखाना ज्यादा इजी होता है। तो याद रखना साउंड में क्रेस्ट मतलब कंप्रेशन और ट्रफ मतलब रेयरफैक्शन। तो यहां तक क्लियर? पक्का? गुड। नाउ लेट अस स्टार्ट डिराइविंग द फर्स्ट इक्वेशन। सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम अ स्टेशनरी लिसनर। सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम अ स्टेशनरी लिसनर। तो पहले तुमको लिसनर का पोजीशन फिक्स करना पड़ेगा। लेट अस से देयर इज अ लिसनर हु इज स्टैंडिंग हियर, ये उसका पोजीशन है L। और अब ये लिसनर का पोजीशन चेंज नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ पे लिसनर इज स्टेशनरी, बट देयर इज अ सोर्स हु विल बी मूविंग और वो सोर्स इज मूविंग अवे। तो सोर्स अगर अवे जा रहा है, मान लेते हैं ये सोर्स ऑफ साउंड है, लाइक अ स्पीकर। स्पीकर इज अ सोर्स ऑफ साउंड ऑफ कोर्स। तो मान लेते हैं कि ये एक सोर्स ऑफ साउंड है और इट इज मूविंग अवे। मूविंग अवे मतलब ये जाएगा इस डायरेक्शन में। इट इज मूविंग अवे फ्रॉम लिसनर। गुड। अब जब इस सोर्स ने पहला क्रेस्ट इमिट किया, पहला क्रेस्ट इमिट करना मतलब पहला कंप्रेशन इमिट करना, तब उसका जो लोकेशन था, उसका जो पोजीशन था वो था S1। क्या था? S1। और S1 से लिसनर का डिस्टेंस है D। कितना डिस्टेंस है? D। तो रिमेंबर व्हेन द सोर्स emits the first compression मतलब first crest, it is at S1 at a distance of D from listener। अब ये जो पहला कंप्रेशन है इसको लिसनर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा बताओ? हाउ डू यू फाइंड आउट टाइम टेकन? और बाय द वे जब मैंने बोला पहला कंप्रेशन इमिट हुआ तो T की वैल्यू 0 है। सो ये जो T लिख रहा हूं मैं, दिस इज द टाइम एट विच कंप्रेशंस आर इमिटेड। और T1, T2, T3, T4 ये होगा द टाइम टेकन बाय द फर्स्ट कंप्रेशन टू रीच लिसनर। T2 will be the time taken by the second compression to reach listener। T3 will be the time taken by the third compression to reach listener। बराबर। और क्योंकि लिसनर ही तो है जो साउंड को सुनेगा, मतलब लिसनर ही तो है जो कंप्रेशंस को डिटेक्ट करेगा, राइट? करेक्ट। गुड। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी इसके पास आएगा और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इसने इमिट किया है, तो ये पहले पता होना चाहिए। तो टेल मी, ये कंप्रेशन है, किसने इमिट किया? सोर्स ने। तब सोर्स कहाँ था? S1 पे। डिस्टेंस कितना था? D। ये कंप्रेशन सोर्स से लिसनर तक किसके थ्रू जाएगा? एयर। किसके थ्रू जाएगा? एयर। तो व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द फर्स्ट कंप्रेशन टू रीच द लिसनर? व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो व्हाट इज टाइम? तुमने बोला स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो टाइम डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस। व्हाट इज द डिस्टेंस? D।
What is the speed of sound? V. So what is the time taken by the first compression to reach the listener? D by V. D by V. Very good. अब ये याद रखना, यहाँ तक सिंपल है. इसके आगे होता है कंफ्यूजन स्टार्ट. तो ओरिजिनल मतलब पहला केस तो कुछ भी नहीं है, इसके आगे होगा कंफ्यूजन स्टार्ट. अब आपको पता होना चाहिए नंबर 1, साउंड में कंप्रेशन के बाद कौन इमिट होता है? रेयरफैक्शन. फिर कौन इमिट होता है? मतलब पहले कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन का जो इमिशन है ये कुछ टाइम के बाद हुआ है ना. कितने टाइम के बाद हुआ मैंने इसलिए पूछा था. क्रेस्ट से क्रेस्ट मतलब कितना टाइम? वो तो डिस्टेंस है ना, वन वेवलेंथ. एक क्रेस्ट से अगला क्रेस्ट जब इमिट हुआ तो टाइम पीरियड. बराबर. तो पहले कंप्रेशन के बाद जब दूसरा कंप्रेशन इमिट हुआ तो कितने टाइम के बाद हुआ? टाइम पीरियड. तो व्हाट इज द एक्चुअल टाइम पीरियड? T0. तो अब एट T इक्वल्स टू T0 सेकेंड क्रेस्ट मतलब सेकेंड कंप्रेशन इज इमिटेड. सेकेंड कंप्रेशन इज इमिटेड, ये याद रखना आप. तो साउंड में भी ऐसा नहीं होता है कंप्रेशन 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 कंप्रेशन, ऐसा नहीं होता है. कंप्रेशन रेयरफैक्शन कंप्रेशन रेयरफैक्शन कंप्रेशन रेयरफैक्शन. मतलब पहले कंप्रेशन के बाद जब सेकंड कंप्रेशन इमिट हुआ तो उसमें कितना टाइम लग गया? T0. लेकिन रिमेंबर ये सोर्स खुद भी तो मूविंग था. मूविंग था कि नहीं? था कि नहीं? यस नो? टुवर्ड्स था कि अवे था? अवे. वेरी गुड. तो जब सेकंड कंप्रेशन इमिट हुआ तब सोर्स नए लोकेशन पे पहुंच गया. कहां पहुंच गया? S2. बराबर. अब आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि S1 से S2 डिस्टेंस कितना है. तो मैंने इसलिए बोला कि सोर्स का स्पीड याद रखो. व्हाट इज द स्पीड ऑफ सोर्स? Vs है ना. हाउ डू यू फाइंड आउट डिस्टेंस? इफ स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम. स्पीड इनटू पहला कंप्रेशन कहां इमिट हुआ था? S1. दूसरा कहां इमिट हुआ? S2. फिर पहला कंप्रेशन और दूसरे कंप्रेशन में टाइम कितना है? T0. तो ये डिस्टेंस कितना है? Vs T0, क्योंकि डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम. तो स्पीड का Vs और पहले कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन में टाइम लग गया T0, तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर हो गया Vs T0. अब बताओ सेकेंड कंप्रेशन को S2 से लिसनर तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? Vs T0 प्लस D मतलब D प्लस Vs T0. तो डिस्टेंस हो गया आपका D प्लस Vs T0. D प्लस Vs T0. वेरी गुड. टाइम कितना लगेगा? तो एक काम करते हैं, लेट T2 बी द इंस्टेंट ऑफ टाइम या फिर टाइम टेकन बाय सेकेंड कंप्रेशन टू रीच द लिसनर. सेकेंड कंप्रेशन टू रीच द लिसनर. मैंने इससे पहले ही बोल दिया था कि जब मैं सिर्फ T लिखूंगा वो T है जब कंप्रेशन इमिट हुए. जब मैं T1 T2 T3 लिखूंगा तो T1 मतलब पहले कंप्रेशन को कितना टाइम लगा लिसनर तक पहुंचने में. T2 लिखा तो सेकेंड कंप्रेशन को कितना टाइम लगा. तो T2 मतलब टाइम टेकन बाय द सेकेंड कंप्रेशन टू रीच लिसनर. तुमने पहले केस में T1 कैसे फाइंड किया था? What is the time taken by the first compression to reach listener? Distance upon speed. So what will be the time taken by the second compression to reach the listener? Distance upon speed. Distance कितना है? D plus Vs T0 अपॉन स्पीड कितना है? तो T2 की वैल्यू क्या आनी चाहिए? D plus Vs T0 by V. करेक्ट है? गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि सेकेंड कंप्रेशन पहले के इमीडिएट बाद इमिट हुआ था क्या? नहीं. तो पहला कंप्रेशन से दूसरा कंप्रेशन इमिट होने में भी टाइम लगा है, वो भी टाइम ऐड करना पड़ेगा. तो T0 प्लस D प्लस Vs T0 बाई V. राइट. ये जो पार्ट है ना, दिस इज द टाइम टेकन बाय द सेकेंड कंप्रेशन टू रीच लिसनर. और उसमें क्या ऐड किया? दिस इज टाइम
टेकन बाय द सेकेंड कंप्रेशन फॉर इट्स इमिशन। तो सेकेंड कंप्रेशन को इमिशन होने के लिए कितना टाइम लगा, T0 प्लस क्या करोगे, टाइम टेकन बाय द सेकेंड कंप्रेशन टू रीच द लिसनर। तो टोटल इक्वेशन फॉर सेकेंड कंप्रेशन टू रीच द लिसनर इज T0 प्लस D प्लस VS T0 बाय V। यहाँ तक क्लियर, पक्का, श्योर, गुड। अब ऐसा है, कैसा है कि अब थर्ड कंप्रेशन इमिट होने वाला है। थर्ड कंप्रेशन जब इमिट हुआ तो उस केस में जो सोर्स था वो और नए लोकेशन पे पहुंच गया। वो कहाँ पहुंच गया, वो पहुंच गया S3 पे। गुड, टेक्स्ट बुक में यहाँ तक ही करके दिया है, लेकिन तुम सिर्फ 2 इक्वेशन डिराइव करोगे तो तुमको फाइनल एक्सप्रेशन समझ में नहीं आएगा। कम से कम 3 होने चाहिए, कम से कम, मिनिमम है वो, राइट। देन S2 पे सेकेंड कंप्रेशन इमिट हुआ, S3 पे थर्ड कंप्रेशन इमिट हुआ। तो सेकेंड और थर्ड कंप्रेशन के बीच में, सेकेंड और थर्ड कंप्रेशन के बीच में सोर्स ने कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, VS T0, क्योंकि हर बार T0 के बाद क्या इमिट हो रहा है, कंप्रेशन। तो सेकेंड और थर्ड कंप्रेशन के बीच में टाइम कितना है, T0, और डिस्टेंस कितना कवर हुआ, VS T0। करेक्ट, यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का। अब वापस हमको देखना पड़ेगा कि जो थर्ड कंप्रेशन था, जो थर्ड कंप्रेशन था उसको तुम आखिरी में हो, पीछे कहाँ देख रहे हो, होपफुली ये कंप्रेशन भी पहुंच रहा है अप टू योर ईयर्स। जो तीसरा कंप्रेशन था उसको लिसनर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, सेम लॉजिक लगाओ, सेम लॉजिक, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। व्हाट इज द डिस्टेंस थर्ड कंप्रेशन हैज टू ट्रैवल टू रीच द लिसनर, D प्लस VS T0 प्लस VS T0। तो डिस्टेंस कितना हो गया, D प्लस 2VS T0 अपॉन स्पीड। ये तो टाइम लग गया फॉर द थर्ड कंप्रेशन टू रीच लिसनर। लेकिन थर्ड कंप्रेशन इमिट कितने टाइम के बाद हुआ, T0 प्लस T0, 2T0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2T0। वेरी गुड। अब बस इतना सफिशिएंट है। अब इतना भी क्यों लिखना पड़ता है, मैंने बोला कम से कम 3, टेक्स्ट बुक में 2 दिए हैं, तो समझेगा ही नहीं आगे क्या लिखा है। तो अब ध्यान दोगे तो समझेगा। सबसे पहले इफ यू समराइज, अगर तुम समरी देखोगे इसका अच्छे से नोटिस करोगे तो टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट कंप्रेशन टू रीच द लिसनर वॉज D बाई V। सही है कि नहीं, ये था ना। टाइम टेकन बाय द सेकेंड कंप्रेशन वॉज T0 प्लस D प्लस VS T0 by V. Correct? Then, if you see, what was the time taken by the third compression to reach the listener? कितना था, T3 equals to T0 plus D plus 2VS T0 by V. ध्यान है, very good. Good. What will be T4? 3T0 plus D plus 3VS T0 by. Good. Do you see there is a pattern which is forming? यहाँ पे 4 तो यहाँ पे, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 तो 2 और 2, यहाँ पे 2 तो 1 और 1, यहाँ पे 1 तो 0, और यहाँ पे भी 0। करेक्ट, गुड, पक्का। तो फिफ्थ के लिए 4 and 4, 6 के लिए 5 and 5, और अगर मैंने पूछा कि P+1 के लिए टाइम टेकन बाय P+1 कंप्रेशन टू रीच द लिसनर, वो आ जाएगा PT0 प्लस D प्लस VS T0 बाय V। सही है, गुड। तो ऐसा बन गया फॉर्मूला। देखो दिया है क्या नोट्स में? है, होगा ही, है ना। अब लेट अस सॉल्व दिस फर्स्ट। पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करना मतलब क्या बताता हूँ, यहाँ तक क्लियर। अब एक काम करते हैं, इसको T1 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब T1 को इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो एक काम करेंगे, P+1 माइनस T1। अब माइनस क्यों कर रहे हैं बताता हूँ।
पहले माइनस कर लो फिर बताता हूँ। तो ये आ जाएगा पी टी जीरो प्लस डी प्लस पी वी एस टी जीरो बाई वी माइनस व्हाट वाज टी वन डी बाई वी। अब ये जो टर्म है इसको मैं दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकता हूँ, तो पी टी जीरो प्लस डी बाई वी प्लस पी वी एस टी जीरो बाई वी माइनस डी बाई वी, प्लस डी बाई वी और माइनस डी बाई वी कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, टी पी प्लस वन माइनस टी वन इक्वल्स टू पी टी जीरो प्लस पी वी एस टी जीरो बाई वी। तो पी टी जीरो कॉमन निकाल लो, हाँ निकाल लिया कॉमन, यस। तो क्या बचा, वन प्लस वी एस अपॉन वी। अब ये पी को डिवाइड कर दो, ये पी को यहाँ लेके आ जाओ, तो टी पी प्लस वन माइनस टी वन अपॉन पी इक्वल्स टू टी जीरो वन प्लस वी एस बाय वी। गुड। अब ये वन प्लस वी एस बाई वी को भी मैं ऐसा लिख लूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, v प्लस वी एस अपॉन वी। अब ये क्यों लिखा हो समझ लेते हैं, चलो थोड़ा ध्यान एक्स्ट्रा ध्यान दो। अब तक तुम ध्यान दे ही रहे हो एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट एंड आई विल बी ऑलवेज थैंकफुल इफ यू कीप दिस सेम बिहेवियर ऑलवेज द सेम, थैंक यू। तो अभी ध्यान दो, थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दो। रिमेंबर क्रेस्ट मतलब कंप्रेशन और ट्रफ मतलब रेयरफैक्शन। ओके गुड गुड। ये इमेजिन ये एक क्रेस्ट है, ये एक क्रेस्ट है, ये भी क्रेस्ट है, ये भी क्रेस्ट है, ये भी क्रेस्ट है। पहले क्रेस्ट और दूसरे क्रेस्ट में इमिशन में टाइम कितना लगा, t0। दूसरे और तीसरे में कितना लगा, t0। तीसरे और चौथे में कितना लगा, t0। चौथे और पांचवें में कितना लगा, हाँ वेरी गुड, यहां तक क्लियर था। पहले और तीसरे में कितना लगा, 2t0 है ना, t0 प्लस t0 2t0, वेरी गुड। पहले और फोर्थ में 3t0, सही है, वेरी गुड। पहले और फिफ्थ में 4t0, ये भी सही है, गुड गुड। अब ये समझेगा तो फिर अगला समझ में आ जाएगा अपने आप। तो व्हाट इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन, t0। व्हाट इज द टाइम पीरियड बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड, 2t0। व्हाट इज द टाइम बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड, 2t0। फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फिफ्थ। अगर मुझे 2t0 से टाइम पीरियड फाइंड करना है, 2t0 से टाइम बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड, लेकिन टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज अ टाइम बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब अल्टरनेट सक्सेसिव, है ना। मैंने अगर पहला और तीसरा काउंट कर लिया तो कितना आया, डबल ऑफ टाइम पीरियड, और मुझे टाइम पीरियड चाहिए होगा तो डबल और डिवाइड पे क्या करूंगा, 2। पहले और चौथे में कितना है, ट्रिपल, और अगर मुझे टाइम पीरियड चाहिए तो डिवाइड बाय 3। पहले और फिफ्थ में कितना है, 4 टाइम्स है ना। मुझे अगर टाइम पीरियड चाहिए तो डिवाइड बाय 4। पहले और सिक्स्थ में 5 टाइम्स है ना, 5 टाइम्स ना, टाइम पीरियड चाहिए तो डिवाइड बाय 5। पहले और सेवेंथ में, वेरी गुड, पहले और एट्थ में। तो मुझे पहला और एट्थ अगर कंप्रेशन का टोटल टाइम पता है, उसमें से टाइम पीरियड निकालना है तो डिवाइड बाय 7। पहले और 10वें में डिवाइड बाय पहले और p+1 में डिवाइड बाय, तो ये डिवाइड बाय p तो किया तुमने, दिस इज p+1 कंप्रेशन, उसमें से पहला कंप्रेशन का टाइम माइनस कर लिया, तो ये है टाइम बिटवीन द फर्स्ट एंड p+1 कंप्रेशन, और उसको तुमने डिवाइड बाय p कर लिया, तो ये टाइम पीरियड बन गया कि नहीं, बना कि नहीं, यस, हाँ कि ना, यस। मैंने एक वर्ड यूज किया था, ये कंप्रेशन डिटेक्ट कौन कर रहा है, लिसनर, और लिसनर जो डिटेक्ट करता है वो कौन सा टाइम पीरियड होता है, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड का है ये कौन है, ये एपरेंट टाइम पीरियड है, कौन है वो, एपरेंट टाइम पीरियड। तो एपरेंट टाइम पीरियड मतलब t, तो t इक्वल्स टू t0, क्या बन गया ये, v प्लस वी एस बाय वी, सही है। हमको फाइंड करना था फ्रीक्वेंसी, हमने फाइंड कर लिया टाइम पीरियड। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, इनवर्स 1 अपॉन, तो मैं काम करता हूँ 1 अपॉन t0
v upon v plus vs. 1 upon t, 1 upon apparent time period is apparent frequency. 1 upon actual time period is actual frequency, v plus vs. ये बन गया आपका फॉर्मूला फॉर apparent frequency of sound when the listener is stationary but the source is moving away. Source is moving away. क्लियर यहाँ तक? पक्का? गुड. तो ये था पहला फॉर्मूला. आज के आज आपको जाके रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं तो कौन सा टर्म कहाँ से आ रहा है कुछ याद नहीं आएगा. मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ, बट इट विल बी वेरी क्विक रिकैप. What we are supposed to find is the apparent frequency of sound when the source is moving away from stationary listener. तो कुछ नहीं है, एक सिचुएशन इमेजिन करना है जिसमें लिसनर स्टेशनरी है और सोर्स मूविंग अवे है. जब सोर्स ने पहला कंप्रेशन मतलब पहला क्रेस्ट इमिट किया तब वो कौन से लोकेशन पे था? S1 पे. डिस्टेंस कितना था? D. अब जो पहला कंप्रेशन है ये इनिशियल मतलब t इक्वल टू 0 पे इमिट हुआ, उसको S1 से मतलब सोर्स से लिसनर तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर करना है? t. राइट. तो टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस बाय स्पीड. किसका स्पीड? लिसनर का, सोर्स का, साउंड का? साउंड का. साउंड, ये साउंड है. कंप्रेशन इज साउंड. तो साउंड ट्रेवल कर रहा है लिसनर तक, तो d बाय v. अब मान लेते हैं टाइम पीरियड इज t0. टाइम पीरियड मतलब एक कंप्रेशन और अगले कंप्रेशन में कितना टाइम, तो t0 इज द टाइम पीरियड. जब सोर्स ने दूसरा कंप्रेशन इमिट किया तो सोर्स सेम लोकेशन पे था क्या? नहीं, क्योंकि वो तो मूव हो रहा है ना अभी. जब उसने सेकंड कंप्रेशन इमिट किया वो नए लोकेशन पे आ गया, S2 पे. अब उतने टाइम में, कितने टाइम में? t0 टाइम में, क्योंकि पहला कंप्रेशन के बाद दूसरा कंप्रेशन कितने टाइम में इमिट हुआ? t0. उतने टाइम में सोर्स ने कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? vs t0. मतलब सेकंड कंप्रेशन को लिसनर तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? t प्लस vs t0. और डिस्टेंस को अगर स्पीड से डिवाइड कर लेता हो तो मिल गया टाइम. तो सेकंड कंप्रेशन को S2 से L तक पहुंचने में टाइम लग जाएगा d प्लस vs t0 अपॉन v. इसमें t0 क्यों ऐड किया? क्योंकि पहला कंप्रेशन से दूसरा कंप्रेशन के बीच में कितना टाइम था? t0. तो टोटल टाइम कितना हो गया? t0 प्लस d प्लस vs t0 बाय v. तो दैट इज t2. बराबर? करेक्ट. अब क्योंकि सोर्स मूव होते ही जा रहा है, तो जब सोर्स S3 पे पहुंचा तब उसने थर्ड कंप्रेशन इमिट किया और एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना हो गया? vs t0. अब थर्ड कंप्रेशन को लिसनर तक जाने में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है? d प्लस vs t0 प्लस vs t0 मतलब d प्लस 2 vs t0. बट ये जो थर्ड कंप्रेशन है वो शुरुआत से, स्टार्टिंग से कितने टाइम के बाद इमिट हुआ? t0 प्लस t0. पहले t0 में पहला सेकंड कंप्रेशन था, अगले t0 में थर्ड कंप्रेशन है, तो टोटल टाइम फॉर थर्ड कंप्रेशन विल बी 2t0 प्लस d प्लस 2 vs t0 बाय v. तो अगर आप देखोगे ऐसा पैटर्न बनते जा रहा है, यहाँ 1 0 0 2 1 1 3 2 2 4 3 3 5 4 4. तो P प्लस वन कंप्रेशन के लिए P और P. तो हमने क्या किया? P प्लस वन कंप्रेशन को जो टाइम लगा है उसमें से क्या माइनस कर लिया? फर्स्ट कंप्रेशन का टाइम. तो एक फॉर्मूला बन गया, राइट. और ये P को डिवाइड कर दिया, राइट. फिर मैंने आपको बताया कि पहले दो कंप्रेशन में टाइम पीरियड है t0, पहले और तीसरे में टोटल टाइम है 2t0. तो अगर मैं पहला और तीसरा काउंट कर रहा हूँ और मुझे उसमें से टाइम पीरियड डिराइव करना है तो डिवाइड बाय 2. अगर पहला और चौथा काउंट कर रहा हूँ तो व्हाट इज टाइम? 3t0. और टाइम पीरियड डिराइव करना है तो डिवाइड बाय 3. पहला और पांचवा डिवाइड बाय 4. पहला और 6 डिवाइड बाय 5. फर्स्ट एंड 7 डिवाइड बाय 6. फर्स्ट एंड 10th डिवाइड बाय 9. तो फर्स्ट एंड p प्लस 1 डिवाइड बाय p. तो डिवाइड बाय p था ना यहाँ पे. तो ये टाइम पीरियड है, लेकिन ये एक्चुअल टाइम पीरियड है कि एपरेंट है? एपरेंट है, क्योंकि ये जो टाइम है ये किसने मेजर किया? लिसनर ने. और लिसनर जो मेजर करता है वो कौन होता है? एपरेंट. तो टाइम पीरियड का इक्वेशन मिल गया, उसमें से तुमने फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन डिराइव कर लिया. यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का. अब एक दूसरा केस लेते हैं, विच इज द सेकंड केस. पहले केस में तुमने किसको स्टेशनरी रखा था? किसको? लिसनर को. और मूविंग कौन था? अब उल्टा होगा. अब आप बोलोगे हु इज स्टेशनरी? सोर्स. सोर्स इज स्टेशनरी.
बट लिसनर इज मूविंग, बट लिसनर इज मूविंग। और बाय द वे पिछले केस में सोर्स वॉज मूविंग अवे, सोर्स वॉज मूविंग अवे, तो इस केस में क्या कर देंगे, टूवर्ड्स, तो लिसनर इज मूविंग टूवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स, यह सेकंड केस। हु इज स्टेशनरी सोर्स, हु इज मूविंग लिसनर, एंड इट इज मूविंग टूवर्ड्स, मूविंग टूवर्ड्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा डेरिवेशन का अप्रोच थोड़ा सा चेंज होगा, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले विल फर्स्ट फिक्स द लोकेशन ऑफ हु इज स्टेशनरी। पिछले केस में स्टेशनरी कौन था, लिसनर, तो सबसे पहले किसका लोकेशन फिक्स किया था, लिसनर। इस केस में कौन है, सोर्स, तो पहले किसका लोकेशन फिक्स कर दोगे, सोर्स का। तो हम सबसे पहले सोर्स का लोकेशन फिक्स कर देंगे, तो सोर्स विल ऑलवेज बी एट एस। स्टार्टिंग में जब अच्छे से सुन लेना, ये जब पहला कंप्रेशन इमिट हुआ, और जब पहला कंप्रेशन इमिट होता है टाइम तुम वहीं से काउंट करते हो, टाइम तुम वहीं से काउंट करते हो। तो एट टी इक्वल्स टू जीरो, एट टी इक्वल्स टू जीरो फर्स्ट कंप्रेशन इज इमिटेड, फर्स्ट कंप्रेशन मतलब फर्स्ट क्रेस्ट इज इमिटेड। जब पहला कंप्रेशन इमिट हुआ तो लिसनर कहाँ था, लिसनर था L1 लोकेशन पे, और S से L1 तक का डिस्टेंस है D। कितना डिस्टेंस मान लिया मैंने, D, वेरी गुड। तो जब पहला फर्स्ट कंप्रेशन इमिट हुआ, लिसनर कहाँ था, लिसनर कहाँ था, L1 पे, डिस्टेंस कितना है, D। तो व्हाट विल बी द टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट कंप्रेशन, for the first compression to reach the listener, distance upon speed, distance is d, speed is v, तो d by नहीं आएगा। वही तो प्रॉब्लम है, थोड़ा तुम चलो थोड़ा हम चलेंगे, क्योंकि ये भी चल रहा है, क्रेस्ट भी चल रहा है कंप्रेशन, तो ये यहाँ से निकला वो वहां से निकला। इसका मतलब ऐसा है कि जो लिसनर है वो कहीं और पहुंच गया था, जब उसके पास ये कंप्रेशन पहुंचा तो इसको लोकेशन L2 बोल देता हूँ, करेक्ट, राइट, समझ में आया, पक्का पक्का, श्योर श्योर, क्योंकि लिसनर भी मूविंग टूवर्ड्स है ना, बराबर, करेक्ट। इट इज सेम एज सेइंग, तुमने दोस्त को कॉल किया तो रुक अपने घर पे मैं आ रहा हूँ, वो रुका है, कंप्रेशन तुम्हारा दोस्त है वो रुका है, तुम जा रहे हो, या तो उल्टा सोच लो, लिसनर तुम्हारा दोस्त है और कंप्रेशन मतलब तुम जा रहे हो, लिसनर अपनी जगह पे था, तो तुमने बोला डी बाई वी, फिर ठीक था, क्योंकि फिर कंप्रेशन को पूरा डिस्टेंस डी ट्रैवल करना है, राइट। फिर तुमने दोस्त को बोला, अरे एक काम कर, मैं भी निकलता हूँ तू भी निकल, बीच में मिलेंगे, ये भी निकला वो भी निकला, बीच में मिले, तो डिस्टेंस डी ट्रैवल हुआ क्या, नहीं, कितना ट्रैवल हुआ, डी से कम, बराबर। तो डी से कितना कम, कितने टाइम में, कितने टाइम में, कितने टाइम में पहला कंप्रेशन लिसनर के पास पहुंचा, T1, उतने ही टाइम में, उतने ही टाइम में लिसनर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, VLT1, कितना, VLT1। तो याद रखना ये T1 लिखना पड़ेगा, बिकॉज T1 इज अ टाइम फॉर द फर्स्ट कंप्रेशन टू रीच द लिसनर। जितने टाइम में पहला कंप्रेशन लिसनर तक पहुंचा उतने ही टाइम में लिसनर यहां तक पहुंचा, उतने ही टाइम में, मतलब T1। तो व्हाट इज द डिस्टेंस नाउ, D माइनस, जल्दी बोलो, D माइनस VLT1 बाय V, करेक्ट। आपको क्या फाइंड करना था, पिछले केस में क्या फाइंड किया, T1 T2 T3 T4, यहाँ पे क्या फाइंड करोगे, T1 T2 T3 T4। पर प्रॉब्लम क्या है, इधर दो T1 है, एक लेफ्ट साइड पे एक, तो ऐसा मत रखना, तो ऐसा करना, ऐसा कर लेना, उसको सेपरेट कर देना, फिर इस तरफ ले आना, और इस तरफ लाने के बाद क्या करना, कॉमन निकाल लेना। तो T1 कॉमन निकाल लिया, यस, 1 प्लस VL बाई V, क्योंकि तुमने T1 कॉमन निकाल लिया, इक्वल्स टू D बाई V, है ना। तो देयरफॉर T1 क्रॉस मल्टीप्लाई V प्लस VL बाई V,
d by v और v cancel, so you have t1, therefore you have t1 equals to d upon v plus vl, that is the time taken by the first compression to reach the listener. वेरीफाई कर लो, यही होगा, है क्या? यही t1 सेकंड केस, t1 यही आएगा, t1। अभी अब अगला केस थोड़ा और अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा आपको, चलो यहां ध्यान दो, क्योंकि यहां पे कंफ्यूजन के ज्यादा चांसेस होते हैं। ओके, पे अटेंशन। नहीं बराबर है, वो फॉर्मूला बराबर है, डोंट वरी, इट इज करेक्ट। देन नहीं भी होगा ना करेक्ट तो आखिरी में समझ में आ जाएगा, तो डोंट वरी, ध्यान दो। अब सेकेंड कंप्रेशन इमिट हुआ और सेकेंड कंप्रेशन इमिट होके कहां तक गया? लिसनर तक, तो उसको टाइम कितना लगा? t2। लेकिन सेकेंड कंप्रेशन कब इमिट हुआ? t0 टाइम के बाद, क्योंकि याद रखना पहले कंप्रेशन और दूसरे कंप्रेशन के बीच में टाइम कितना था? t0। तो t0 टाइम के बाद इमिट हुआ, अब वो जाएगा किसके पास? जाएगा लिसनर के पास, सही है, वेरी गुड। तब तक लिसनर और भी आगे आ गया, कहां पे आ गया? L3 पे। कहां पे आ गया? L3 पे, राइट। तो फिर अब इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? VL 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 T1 तो टाइम था टू रीच फर्स्ट कंप्रेशन। VL T2 VL, अच्छा ये VL T2 इतना डिस्टेंस होगा कि नहीं? यस और नो? नो नो, क्यों नो? क्यों नो? it will be the distance measured from the initial position, तो ये आ जाएगा VL T2। डिस्टेंस तुम कभी भी इनिशियल पोजीशन से मेजर करते हो, इनिशियल से, तो T2 is the time taken by the second compression to reach the listener, yes। जितने टाइम में सेकेंड कंप्रेशन लिसनर तक पहुंचा, उतने टाइम में लिसनर कौन से लोकेशन पे आ गया? L3 पे। कहां से? स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग से, बराबर। तो टाइम विल बी टाइम फॉर द इमिशन ऑफ सेकेंड कंप्रेशन प्लस क्या? plus the time taken by the second compression to reach the listener. How do you find out time? Distance upon speed. What is the distance in this case? D minus क्या minus? VL T2, तो D minus VL T2 upon V, बराबर, पक्का पक्का, गुड। तो you have T2 equals to T0 plus D by V minus VL T2 by V, इसको यहां शिफ्ट कर दो, तो T2 प्लस VL T2 by V इक्वल्स टू T0 प्लस D by V। तो T2 कॉमन आ गया, 1 प्लस VL by V इक्वल्स टू T0 प्लस D by V। Therefore T2 equals to V plus VL by V equals to T0 plus D by V। इसको वहां लेके जाओ। अब इसको वहां कैसे लेके जाओगे? ये न्यूमरेटर में तो वहां पे डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, और दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो T2 इक्वल्स टू क्या लिखोगे? T2 इक्वल्स टू V T0 है अपॉन V प्लस VL प्लस V अपॉन V प्लस VL इंटू D बाय V कैंसल, तो T2 इक्वल्स टू V T0 अपॉन V प्लस VL प्लस D अपॉन V प्लस VL। अरे V2 कहां से आ गया? VL है वो, V2 क्या? V2 what is V2? Nothing is V2 here. You have V, you have VL, you have VS. There is nothing called as V2. बराबर, हाँ कि नहीं? हाँ, फाइनली हाँ, सही है।
एक बार वेरीफाई कर लो, बिकॉज वेरिफिकेशन करता रहना पड़ेगा आपको. यू विल हैव टू कीप चेकिंग. T1 का फॉर्मूला सही था? हाँ. T2 का फॉर्मूला सही है? सही है. सही है. डिनोमिनेटर सेम है, टर्म्स को मर्ज कर दो. तो T2 इक्वल्स टू डी प्लस बी टी जीरो अपॉन वी प्लस, अभी बराबर है ना? है अभी बराबर? हाँ बराबर है हर्षल. यस, हर्षल ने बराबर बोले तो बराबर है. अब इफ यू सी अगेन, व्हाट वाज T1? जल्दी बोलो, बताओ मिस्टर हर्षल, बताइए. डी अपॉन वी प्लस वी एल. व्हाट इज T2? डी प्लस वी टी जीरो अपॉन वी प्लस वी एल. तो पता है T3 क्या आएगा? डी प्लस टू वी टी जीरो अपॉन वी प्लस वी एल. और T4 क्या आएगा? डी प्लस थ्री वी टी जीरो अपॉन वी प्लस वी एल. अगेन यू सी देयर इज अ पैटर्न. यहाँ पे भी वी टी जीरो था, लेकिन उसके साथ में कौन था? जीरो. तो 1 तो यहाँ 0, 2 तो यहाँ 1, 3 तो यहाँ पे 2, 4 के लिए 3, तो P प्लस 1 के लिए D प्लस पी वी टी जीरो बाय V प्लस वी एल. तो T P प्लस 1 माइनस T1 क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ. D प्लस पी वी टी जीरो अपॉन V प्लस वी एल. और T1 क्या था? D अपॉन V प्लस वी एल. अभी टर्म्स को सेपरेट कर लो, वापिस से सेपरेट करो. D अपॉन V प्लस वी एल प्लस पी वी टी जीरो अपॉन V प्लस वी एल माइनस D अपॉन V प्लस. ये हो गया कैंसल एंड कैंसल. हो गया कैंसल कैंसल. वेरी गुड. तो T P प्लस 1 माइनस T1 इक्वल्स टू पी वी टी जीरो अपॉन V प्लस. P को शिफ्ट कर दो तो टी पी प्लस 1 माइनस T1 अपॉन P इक्वल्स टू V टी जीरो अपॉन V प्लस वी एल. आपको पता है ये कौन होता है? एपरेंट टाइम, एपरेंट टाइम पीरियड. तो ये आ गया V टी जीरो अपॉन V प्लस वी एल. गुड. फ्रीक्वेंसी के लिए 1 अपॉन टाइम पीरियड, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दो. करेक्ट. दिस इज apparent frequency और दिस इज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी. हो गया? चेक कर लो फॉर्मूला यही है क्या? यस यस. गुड. अब लास्ट के जो 3 से 4 मिनट है, अभी लास्ट 4 मिनट ही हमारे पास, और उसमें खत्म भी होता है. ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है. मैंने कल ही बता दिया था, जो ऐसा बीच में पिच करेगा उसको मैं बाहर पिच कर दूंगा. अब यहाँ पे ध्यान दो, बिकॉज अब तक तुमको फॉर्मूला, सी डेरिवेशन यू मे और मे नॉट रिमेंबर, ठीक है, याद है नहीं याद है, अब वो तुम्हारे ऊपर है. पर फॉर्मूलाज टू सॉल्व इन एग्जाम आर इम्पॉर्टेंट. मैं टोटल 8 में से 6 केसेस अभी बताने वाला हूँ, और 2 केसेस जो होते हैं वो जब क्वेश्चन सॉल्व होगा कल तब बता दूंगा. तो सबसे पहले 2 चीजें हैं, एक है लिसनर और एक है सोर्स. हर जगह पे यही 2 है, लिसनर और सोर्स. और एक चीज याद रखना, हर जगह पे यही 2 है. और स्केलेटन, पता ना, स्केलेटन ढांचा. तो ये सारे फॉर्मूला, सबका ढांचा एक ही है, और ढांचा समझ लो पहले. यहाँ होता है एपरेंट फ्रीक्वेंसी, राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में V VL और डिनोमिनेटर में V VS इनटू एपरेंट फ्रीक्वेंसी. हर जगह पे तुमको फॉर्मूला का स्ट्रक्चर सेम मिलने वाला है, चाहे सोर्स मूविंग हो, चाहे लिसनर मूविंग हो, चाहे दोनों मूविंग हो, चाहे वो दोनों मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर हो या मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर हो, हर जगह पे ये सेम है. गुड. नाउ रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, मैंने आपको 2 केस बताए थे, एक था रिलेटिव अप्रोच का और एक था रिलेटिव रिसीड का. और मैंने आपको 2 से 3 बार बोला कि जब अप्रोच होता है तो डिस्टेंस कम होता है, और डिस्टेंस कम होता है तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी
ये एक्चुअल से ज्यादा होता है और रिसीड के केस में उल्टा होता है। इसका मतलब ये होता है कि एपरेंट अपॉन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी का रेशियो ग्रेटर देन 1 होता है और यहाँ पे रेशियो लेस देन 1 होता है। और कोई भी रेशियो ग्रेटर देन 1 होने के लिए न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, और कोई भी रेशियो का लेस देन 1 होने के लिए उल्टा होना चाहिए, न्यूमरेटर शुड बी स्मॉलर एंड डिनोमिनेटर शुड बी ग्रेटर लार्जर। ठीक है, इतना पता है तो तुमको ये सारे फॉर्मूलाज लाइफ टाइम के लिए अभी तुमका काम हो गया एक ही बार में, डन। अब यू विल स्टार्ट अगेन केस बाय केस। पहले किसको स्टेशनरी रखना है, तुम बोलो। लिसनर को स्टेशनरी करना है, चलो कर देते हैं। लिसनर अगर स्टेशनरी है तो दो केसेस है। लिसनर स्टेशनरी, सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स और सोर्स इज मूविंग अवे। गुड, ठीक। अगर तुमने बोला, मैंने नहीं बोला, लिसनर स्टेशनरी है तो VL की वैल्यू 0 है तो VL गायब कर दो, कर दिया गायब, यस। सोर्स मूविंग टूवर्ड्स मतलब डिस्टेंस कम होना मतलब अप्रोच होना। और ऐसे केसेस में अगर मैं n0 को यहाँ शिफ्ट कर दूं, डिस्टेंस कम हो रहा है, अप्रोच हो रहा है, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, मतलब रेशियो ग्रेटर देन 1। रेशियो ग्रेटर देन 1 होने के लिए न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर माइनस। बन गया फॉर्मूला, डन। न्यूमरेटर बड़ा चाहिए ना, न्यूमरेटर में V था, इधर भी V था, लेकिन साथ में VS था। न्यूमरेटर बड़ा कब होगा, जब डिनोमिनेटर छोटा होगा। डिनोमिनेटर छोटा कब होगा, जब नीचे माइनस लगाओगे। अब जब तुम बोल रहे हो अवे मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो रिसीड है। और एपरेंट फ्रीक्वेंसी ये एक्चुअल से कम है, मतलब रेशियो लेस देन 1 होने के लिए डिनोमिनेटर शुड बी बराबर। अब इसको केस को उल्टा कर दो, सोर्स को स्टेशनरी कर दो और लिसनर को मूविंग कर दो। या तो लिसनर मूविंग टूवर्ड्स होगा या फिर इट विल बी मूविंग अवे। ठीक है, गुड। देन हु इज स्टेशनरी, सोर्स। तो VS की वैल्यू 0 थी तो हटा दिया। ओके, पहला केस क्या है, लिसनर मूविंग टूवर्ड्स मतलब डिस्टेंस कम होना, मतलब न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर बड़ा होने के लिए ऊपर प्लस, बराबर। अब जब तुम अवे की बात कर रहे हो, लिसनर इज मूविंग अवे, तो रिसीड है कि नहीं, डिस्टेंस बढ़ रहा है कि नहीं। डिस्टेंस बढ़ेगा तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी रियल फ्रीक्वेंसी से कम होगा, मतलब न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर माइनस। और ये ट्रिक तुमको कहीं नहीं मिलने वाला है, ढूंढते रह जाते हैं, रटते रहते, चलता रहता है। ये केस ऐसा वैसा कुछ नहीं, ऐसा। अब ये दोनों मूविंग है, दोनों मूविंग है। अब जब दोनों मूविंग है तो दो केस बनते हैं, दोनों एक दूसरे के पास जा रहे हैं मूविंग टूवर्ड्स, या दोनों एक दूसरे से अवे जा रहे हैं मूविंग अवे। अप्रोच और ये रिसीड, जब दोनों मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर है तो डिस्टेंस कम हो रहा है, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी ग्रेटर देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, मतलब रेशियो शुड बी ग्रेटर देन 1। तो न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर, डिनोमिनेटर विल बी स्मॉलर, प्लस माइनस, बराबर। और लास्ट केस व्हेन दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, रिलेटिव रिसीड, डिस्टेंस बढ़ रहा है। डिस्टेंस बढ़ना मतलब एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, माइनस प्लस। 8 में से 6 केसेस हो गए, 2 केसेस मैं क्वेश्चन के टाइम ही बताऊंगा। दैट्स इट फॉर टुडे।